साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। सर्वप्रथम मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे वीडियोस न केवल नियमित रूप से देख रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके और ज्वलंत मुद्दे पर अपनी टिप्पणी देकर भी मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपकी शिकायत वाजिब है कि मेरे वीडियो लंबे हो रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी जानकारी देकर मैं वीडियो को शॉर्ट बनाने के पक्ष में नहीं हूं। ऐसा करने से न मेरा पर्पस सॉल्व होगा और न आपको पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। इसलिए कृपया इस बारे में सहयोग कीजिएगा। साथियों, अब मैं आता हूं अपने ज्वलंत मुद्दे पर। कुछ समय पहले 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें एससीओ के सभी 8 सदस्य देशों चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने भाग लिया और ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। एससीओ परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। 2 एससीओ निकायों यानी सचिवालय और एससीओ रेट्स के प्रमुख भी इसमें उपस्थित थे। इसके अलावा 6 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र, आसियान, CIS, CSTO, EAEU और CICA शामिल थे। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जबकि दुनिया में आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद की चुनौतियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चीन के शब्दकोश में सीमा पार आतंकवाद, एक दूसरे की सीमाओं के प्रति सम्मान, अखंडता और सार्वभौमिकता जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं रह गए हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान भी चीन के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। साथियों, रूस ने एक कदम आगे बढ़कर अपने एजेंडे में 2 देशों के बीच गतिरोध को खत्म करने में, यानी रूस और यूक्रेन में आपसी बातचीत और कूटनीति का जो है एक प्रकार से उसको ठेंगा दिखा दिया है, उसकी कोई परवाह नहीं की है। ऐसी स्थिति में भारत की मेजबानी में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के समक्ष चुनौती तो थी ही, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से अपना मत सदस्य देशों के समक्ष रखा और संगठन के सदस्य देशों के समक्ष भावी सहयोग की एक स्पष्ट रूपरेखा भी खींची। यह अलग बात है कि क्षेत्र की 3 बड़ी शक्तियों यानी भारत, चीन तथा रूस की उपस्थिति के बावजूद शिखर बैठक में एकजुटता के बारे में कोई स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं लाई गई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बावजूद उस पर टिप्पणी करने से परहेज किया गया और यूक्रेन युद्ध के बारे में सदस्य देशों के मन में जो भी विचार रहे हों वे सामने नहीं आए। लेकिन इन सब के बावजूद हम इसके उजले पक्ष को यानी इस शिखर सम्मेलन के उजले पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम यह नहीं भूल सकते कि यह सम्मेलन ऐसे वक्त आयोजित किया गया जबकि वैश्विक स्तर पर अफरा तफरी मची है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी की गिरफ्त में है, आतंकवाद और अतिवाद का प्रकोप भी जारी है। तो ऐसे में विश्व में शांति और स्थायित्व के लिए एससीओ निश्चित रूप से एक आशा की किरण लेकर आया है, जिसकी मौजूदा हालात में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत ने पिछले साल सितंबर 2022 में समरकंद शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो है अध्यक्षता ग्रहण की थी। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एससीओ के मंच से आतंकवाद के किसी भी रूप को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताना, आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में इस्तेमाल करना, आतंकवादियों को पनाह देना, इन सभी दुष्प्रवृत्तियों पर निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान करना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है सर्वथा उचित है। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो,
हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। मोदी का कहना था कि एससीओ को उन देशों की आलोचना करने से नहीं हिचकना चाहिए जो सीमा पार दहशतगर्दी फैलाने के कृत्य को अपने नीतिगत औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवाद पर दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले में मोदी का कहना था कि भारत की चिंताएं और उम्मीदें अधिकतर एससीओ देशों की ही तरह हैं। अफगानिस्तान की जमीन को पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने और कट्टरपंथी एवं आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं और भारत ने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार भले ही मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि आतंकवाद को लेकर किसी तरह का निजी स्वार्थ आड़े नहीं आना चाहिए। यानी यहाँ पर किसी का स्वार्थ जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। मोदी का एससीओ के मंच से आतंकवाद का मुद्दा उठाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनका समर्थन करने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। और विश्व समुदाय इस बात से भी भलीभांति परिचित है कि जब भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के किसी आतंकी या आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात उठती है तो चीन उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में जून 2023 में चीन ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकवादी साजिश मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत और अमेरिका की कवायद पर पानी फेर दिया था। इसलिए यह सच्चाई है कि जब तक चीन आतंकवाद के खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों का सफाया होना मुश्किल ही बना रहेगा। साथियों, यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि आतंकवाद के अलावा भारत चीन के बीच सीमा विवाद के चलते दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कायम है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक से ठीक पहले दोनों देशों के बीच आई असहजता के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था। Relationships between major countries work only when they are based on mutual interest and mutual sensitivity and mutual respect. They need to understand this. And my endeavor is to make them to understand this. उन्होंने कहा था कि रिश्तों की ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है और संबंध तभी सही तरीके से चलते हैं जब वो आपसी हित, संवेदनशीलता और सम्मान पर आधारित हों। और ये एक प्रकार से उन्होंने आगे बातचीत की जो है पूर्व शर्त उन्होंने निर्धारित की। इस प्रकार यह बयान एक प्रकार से चीन के लिए साफ और कड़ा संदेश था, लेकिन चीन ने इस शिखर बैठक में भी शांति की बात कही है और साथ ही आर्थिक सुधार को गति देने के लिए व्यावहारिक सहयोग की भी चीन ने वकालत की है। शी जिनपिंग का कहना है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और बातचीत के जरिए चीन देशों के बीच जो भी मतभेद हैं उनको हल करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इसी मौके पर उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का समर्थन करते हुए कहा कि चीन आर्थिक वैश्वीकरण के सही रास्ते पर चलता रहेगा। यहाँ गौर करने योग्य है कि BRI के तहत चीन पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC बना रहा है
और भारत इसका विरोध करता है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है। लेकिन चीन भारत की संप्रभुता की अनदेखी करते आया है। यही नहीं, चीन इस प्रोजेक्ट के बहाने दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए कमजोर देशों को ऋण मुहैया कराने में जुटा है। आज श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार सहित कई अफ्रीकी देश इस कथित सस्ते ऋण के चक्कर में पड़कर जो है कंगाली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, यानी वहाँ कंगाली जो है देखने को मिल रही है। इसलिए एससीओ के दिल्ली घोषणा पत्र में भारत इकलौता सदस्य था जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं किया। चीन ने एक तरफा प्रतिबंधों जैसी चीजों का भी विरोध जारी करने की बात भी कही है। इस मौके पर चीन का यह भी कहना था कि वो एक तरफा प्रतिबंधों जैसी चीजों का विरोध जारी रखेगा। साथियों, एससीओ मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इसका इस्तेमाल राजनयिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत या अन्य किसी देश का नाम लिए बिना धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। लेकिन भारत को पता है कि चीन और पाकिस्तान की कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क है। दोनों देश यदि ईमानदारी से भारत के प्रति दुराग्रह पूर्ण रूप अपनाने के बजाय सदिच्छा का परिचय दें, अपनी ईमानदार इच्छा शक्ति का परिचय दें तथा आतंकवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ें, तो भारत भी उनके साथ चलने को तैयार है। और भारत का बराबर यह दृष्टिकोण भी रहा है। और पूरे दक्षिण एशिया में अगर ऐसा होता है, चीन और पाकिस्तान सही रास्ते पर अगर आ जाते हैं तो आसानी से सुख शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन ऐसा होना दिखता नहीं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, जो आज पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों की वजह से ही आज जो है वो मृत्यु प्राय पड़ा है, यानी वहाँ पर सारी गतिविधियां जो हैं ठप हैं। आज पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का शिकार है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद से जो है मुक्त है। एक प्रकार से कोड़ में खाज का काम वहाँ की बिगड़ती आर्थिक हालत ने पाकिस्तान में कर दिया है और पाकिस्तान इन दोनों मोर्चों पर लड़ रहा है। तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कनेक्टिविटी के महत्व पर भी प्रकाश डाला और कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए बेहतर संपर्क बहुत जरूरी है। मोदी का यह भी कहना था कि बेहतर संपर्क जो है आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाता है। लेकिन इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, खासकर सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जिसमें निहित है, उसका सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ भी मोदी का स्पष्ट इशारा जो था चीन की विस्तारवादी नीति की ओर ही था। यहाँ गौर करने योग्य है कि 2018 में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन जब हुआ था, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा एससीओ सिक्योर की बात कही गई थी, यानी यह शब्द सिक्योर उनके द्वारा गढ़ा गया था। और इस बार भारत की अध्यक्षता में आयोजित जो एससीओ का शिखर सम्मेलन था वह इसी विषय पर आधारित था, इसी थीम पर था। सिक्योर का तात्पर्य वैसे सुरक्षा और रक्षा से लिया जाता है, लेकिन यहाँ सिक्योर को एब्रिविएशन के रूप में लिया गया है, यानी एस फॉर सिक्योरिटी सुरक्षा, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग, सी फॉर कनेक्टिविटी जुड़ाव, यू फॉर यूनिटी एकता, आर फॉर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट फॉर सॉवर्निटी एंड इंटेग्रिटी यानी संप्रभुता व अखंडता का सम्मान, और ई फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर्यावरण सुरक्षा। इसलिए स्वाभाविक है कि इन सभी विषयों पर मोदी ने अपने विचार रखे। इस प्रकार यह शिखर सम्मेलन का विषय जो था एक सुरक्षित एससीओ की ओर था, ए सिक्योर एससीओ। साथियों, यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि स्टार्टअप तथा नवाचार, परंपरागत औषधि, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण तथा साझा
बौद्ध विरासत को प्राथमिकता देकर भारत ने अपनी अध्यक्षता में इन 5 मुद्दों को तो जोड़ा, इसके अलावा और भी नए विषयों पर उन्होंने विचार विमर्श किया। कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए मोदी का कहना था कि कनेक्टिविटी हमारी भावी पीढ़ी और समाजों के बीच सहयोग का विस्तार करने में सहायक होगी, और इसलिए इस कनेक्टिविटी को मोदी ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया है। और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चाबहार और अस्काबार से जुड़ने का आग्रह जो है बराबर मोदी करते रहे हैं, और ये संपर्क ही हमारे देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का आधार है, ऐसा मोदी का कहना था। और 2022 के लिए पहली SCO सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के तहत वाराणसी में जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, और इनसे भी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि संगठन के भीतर सहयोग जो है केवल सरकारों तक ही सीमित न रहे, बल्कि जन जन के बीच इसकी गूंज सुनाई दे। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि इस क्षेत्र के साथ जो है भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। हम इस क्षेत्र को यानी SCO को जो है एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। इस प्रकार उन्होंने पड़ोस से भी और पीछे चलकर फैमिली की तरफ उन्होंने इशारा किया, परिवार के आपस में जुड़ने की बात मोदी ने कही। मोदी के अनुसार भारत संगठन में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। SCO के अध्यक्ष के रूप में भारत ने निश्चित रूप पर बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों को हमने 2 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित किया है, ऐसा मोदी का कहना था। पहला, उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, और दूसरा सिक्योर यानी सुरक्षा में जैसे मैंने बताया आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। तो इस प्रकार यही इस बार की थीम SCO की थी, और यही SCO के विजन जो है, SCO का विजन जो था वो भारत का था, और उसी पर सारे ध्यान जो है भारत का रहा। साथियों, इसके अलावा पहली बार SCO मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, SCO सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का भी आयोजन किया गया। SCO की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में जो है SCO टूरिज्म कैपिटल घोषित हुई और अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। भारत ने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, स्टार्ट फोरम, यूथ काउंसिल जैसे कई फोरमों का भी आयोजन किया। और प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट, विवाद, तनाव और महामारी से सभी देशों के लिए अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उनका यह भी कहना था कि पिछले 2 दशकों में SCO समूचे यूरेशियाई क्षेत्र में यानी यूरोप प्लस एशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। और उन्होंने SCO की 14 मंत्री स्तर की जो बैठकें थी उनमें मिलकर उनमें आपस में मंत्रणा कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए जाने की भी बात कही, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में इमर्जिंग फ्यूल्स पर सहयोग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग। ये महत्वपूर्ण पहलकदमियां भारत ने की। इसके अलावा मोदी ने SCO के अंतर्गत भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत के AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी
को सभी के साथ साझा करने पर भी अपनी खुशी जाहिर की। उनके अनुसार यह डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक उदाहरण बन सकती है। मोदी के अनुसार संघाई सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। या इसके बाद शिखर बैठक के बाद जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र में थीम आधारित 2 साझा बयानों पर भी सहमति बनी। एक साझा बयान जो था आतंकवाद, अलगाववाद तथा चरमपंथ के खिलाफ सहयोग से जुड़ा था, तो दूसरे में डिजिटल बदलाव के लिए आपसी सहयोग का जिक्र किया गया। तो इसमें दो साझा बयान थे और एक दिल्ली घोषणा पत्र था। तो घोषणा पत्र में एससीओ देशों द्वारा आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। साथ ही सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर भी बल दिया। तो साथियों, यह यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में सहयोग करने की जो है एससीओ सदस्य देशों ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देश जो है वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर भी सहमत हुए। इसके अलावा सतत विकास, मोटे अनाज, जलवायु परिवर्तन की चुनौती जैसे महत्वपूर्ण विषय भी घोषणा पत्र में शामिल किए गए और उन पर आगे कार्रवाई करने की भी जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 में एससीओ की भारत की अध्यक्षता के परिणामों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि भारत ने कुल 134 बैठकें और कार्यक्रमों की मेजबानी की थी इन एक वर्ष में, और जिसमें 14 मंत्री स्तरीय बैठकें भी शामिल हैं। सभी नेताओं ने संगठन में ईरान के पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी होने का भी स्वागत किया और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को भी बधाई दी। साथ ही बेलारूस के सदस्य देश के रूप में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर भी हस्ताक्षर करने के निर्णय का जो है स्वागत किया गया और यह प्रक्रिया वर्ष 2024 के एससीओ शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी और अगले साल जो है 2024 तक बेलारूस भी एससीओ का सदस्य बन जाएगा और इस प्रकार एससीओ के सदस्यों की संख्या कुल उस समय 10 हो जाएगी। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। साथियों, ईरान का इस संगठन में आना कई नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। उसके चाबहार बंदरगाह से भारत ही नहीं, मध्य एशियाई देशों को भी सुगम कारोबार करने के अवसर मिलेंगे। यहाँ इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो है अहमियत जो है बढ़ जाती है, जो अजरबैजान, चाबहार और मॉस्को से सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप और फिर मुंबई तक का 7,200 किलोमीटर का मार्ग जो है तय करेगा। यह ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ईरान ने एससीओ के सदस्य देशों को इस कॉरिडोर के जरिए जो है सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। इसलिए बहुध्रुवी विश्व में ईरान की जो है राजनयिक हैसियत जो है बढ़ना स्वाभाविक है। ईरान को एससीओ में लाने के पीछे रूस और चीन की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने भी यहाँ काम किया। जाहिर है कि ईरान एससीओ में अपने प्रवेश को अमेरिका के खिलाफ, जिसने उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाए हैं, एक प्रकार से जीत की तरह दिखाना चाहेगा, यानी अमेरिका पर अपनी जीत के रूप में वह इसको लेगा। इससे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में राजनीतिक और सुरक्षा का एक नया ढांचा निकट भविष्य में आकार ले सकता है। इससे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के जमीन से घिरे देशों के लिए हिंद महासागर तक जो है सुरक्षित पहुंच मिल सकती है और जिसमें चाबहार पोर्ट की प्रमुख भूमिका होगी। भारत एससीओ में ईरान के शामिल होने का विरोध नहीं करता। उसके लिए एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति
को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच का कार्य जो है कर सकता है ईरान के जुड़ने से। लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्तों में बैलेंस फैक्टर रखने की चुनौती जो है भारत के समक्ष होगी, खासकर पूर्व पश्चिमी तथा मध्य एशियाई देशों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने की और इन देशों के साथ संतुलन स्थापित करने की। तो साथियों, यह भी गौर करने योग्य है कि जहां भारत चीन के प्रभुत्व वाले एससीओ में है, तो दूसरी ओर अमेरिका की अगुवाई वाले क्वाड में भी, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारत के समक्ष चुनौती तो बनेगी ही, क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते अभी सहज नहीं हैं और इन दोनों के बीच जो है भारत को चलना होगा। दूसरी ओर अब एससीओ में ईरान सहित रूस और चीन की उपस्थिति जो है अमेरिका के लिए समस्या पैदा कर सकती है। एससीओ यदि यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा का कोई नया ढांचा खड़ा करने की पहल करता है, तो यह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय होगा। ये जो समीकरण बन रहे हैं निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। साथियों, संघाई सहयोग संगठन की भूमिका एवं इसके महत्व पर अगर हम गौर करें, तो यह संगठन जो है दुनिया की करीब 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इस क्षेत्र में 40% आबादी रहती है। साथ ही दुनिया के कुल व्यापार का करीब 24% इन्हीं देशों के बीच होता है। यह 20% जीडीपी और लगभग 22% भूभाग का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इन आंकड़ों से ही हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि एससीओ का महत्व है क्या। अब ईरान को एससीओ में सदस्यता मिलने से वैश्विक तेल भंडारों का 20% इसी समूह के देशों से आता है और भारत और चीन जैसी दुनिया की जो दो बड़ी आबादी वाले देश हैं वो भी एससीओ में शामिल हैं। इसलिए इस संगठन के निर्माण के पीछे मंशा तो यह थी कि ये देश परस्पर मिलकर काम करेंगे तो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ी चुनौती दे सकते हैं और उनके एकाधिकार पर एक प्रकार से रोक लगा सकते हैं। एससीओ के तहत शामिल मध्य एशियाई देशों से ऊर्जा सुरक्षा का लाभ हमें मिल सकता है। इस संगठन के पास पर्यटन क्षेत्र में भी जो है अपार संभावनाएं हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित 200 से अधिक वैश्विक धरोहर जो है एससीओ के पास हैं, मगर मुश्किल यह है कि इस संगठन के चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हैं इस संगठन में शामिल हैं, तो और बल्कि एससीओ के ये दोनों देश पाकिस्तान जो हैं, चीन और पाकिस्तान, ये केवल भारत के लिए ही नहीं दिक्कतें पैदा कर रहे हैं बल्कि एससीओ के सदस्यों के समक्ष भी चुनौती पेश करते रहे हैं। भारत के संदर्भ में अगर कहें तो एक ओर चीन का विस्तारवाद है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो भारत के सीमावर्ती इलाकों खासकर जम्मू कश्मीर में अशांति बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। कुल मिलाकर यहाँ यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि यह समिट जो है दक्षिण अफ्रीका में अगस्त 2023 में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और दिल्ली में G20 लीडर्स समिट जो सितंबर में होना है, सितंबर 2023 में, उससे पहले संपन्न हुआ है और इसलिए इस बैठक का महत्व हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। यही नहीं, एक के बाद एक हो रही इन बैठकों से जो है देशों को एक दूसरे को का पक्ष समझने में भी मदद मिल रही है, जो आगे चलकर न केवल सदस्य देशों के बीच बल्कि विश्व में भी अमन चैन कायम करने में सहायक होगी। हम तो यही चाहेंगे कि एससीओ देश अपनी साझा जिम्मेदारी समझें, एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझते हुए बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से अपनी सभी चुनौतियों का समाधान करें। दूसरी ओर भारत के पास यह अवसर है कि वह क्षेत्रीय भू राजनीतिक बहस में एक विश्वसनीय वार्ताकार के रूप में अपना कद बढ़ाए और अभी तक जो अनुभव है उसमें निश्चित तौर पर भारत खरा उतरा है। तो साथियों, ये मेरा आज का विचार था जो मैंने आपके साथ बांटा।
जो भी अपनी टिप्पणी देना चाहें अवश्य दें, स्वागत करूंगा। पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक। इसके अलावा यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, जैसा मैं बराबर अनुरोध करता हूं। और कुछ किताबें जो बाजार में उपलब्ध हैं उनका भी अगर समय मिले तो उनका भी अध्ययन कीजिएगा, अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले सप्ताह एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए और मेरे आगे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।